हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप लोगों का। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, एब्सोल्युटली फैबुलस, फैंटास्टिक। आप लोगों का हेल्थ फाइन है। एंड आज अपने स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन का रिवीजन। सर आपको ऑलरेडी टैक्स रेट्स, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका सारा रैपिड रिवीजन वीडियोस ताजा ताजा चैप्टर वाइज पूरा रिकॉर्ड करके दिए हैं। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव प्रेज्ड द वीडियो। सबसे पहले उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को पूरा देखना तो कैपिटल गेन्स का सारा डर निकल जाएगा। कैपिटल गेन्स का सारा डर निकल जाएगा बिकॉज कैपिटल गेन्स का इस वीडियो में रिवीजन होगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाएगा। आई एम गिविंग अ वेरी वेरी बिग डिस्क्लेमर, तो प्लीज ये वीडियो को डिसलाइक मत करिएगा। अगर आप कैपिटल गेन्स के बारे में नहीं जानते तो फटाफट ये वीडियो से आउट हो जाइए, डो नॉट वेस्ट टाइम। और प्लीज जाते जाते अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए तो काम का हो सकता है ना। अगर वो कैपिटल गेन्स पढ़ के रखे तो उनको कैपिटल गेन्स का रिवीजन काम आएगा। आप भी देख सकते हो, ये चैनल में लिस्टेड रहेगा, बट बाद में देखना। ये चाहे रिवीजन जब आप पूरा पढ़ लोगे तब आप देखना, ऐसे मत देखना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग। सारा रिवाइज होगा, कैपिटल गेन्स का जितना पोर्शन है सारा रिवाइज होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज होगा। कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन अपने करेंगे इस चैप्टर का कैपिटल गेन्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू डिवाइड द डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स। पहला होगा कैपिटल गेन्स बिफोर एग्जाम्पशंस, मतलब कैपिटल गेन्स कैसे निकाला जाता है वो आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और प्लस ट्रांसफर एग्जाम्पशंस ये सारा। लेकिन जो कैपिटल गेन्स के मेन एग्जाम्पशन सीरीज है 54 सीरीज, जो जनरली स्टूडेंट को डाउट होता है, इसलिए मैं उसको अलग से बना रहा हूं कि काफी सारे बच्चे हैं जिनको खाली एग्जाम्पशंस पे डाउट है, तो अब एग्जाम्पशंस का वीडियो देख लो। जिनको पूरा कैपिटल गेन्स का डाउट है तो अब दो वीडियो देख लो। दोनों वीडियो अपने चैनल में अपलोड करेंगे और प्लेलिस्ट में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का सेक्शन है सेक्शन नंबर 45। कैपिटल गेन्स का सेक्शन है सेक्शन नंबर 45। क्या बोलता है? एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, तो ट्रांसफर भी होना चाहिए, कैपिटल एसेट भी होना चाहिए। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है, ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है। टैक्सेबल किस साल होगा? जिस साल ट्रांसफर हुआ है उस साल टैक्सेबल होगा। जिस साल ट्रांसफर हुआ है उस साल टैक्सेबल होगा। इसके भी एक्सेप्शंस है, 45(1) है, 45(2), 45(3), 45(4), 45(5), 45(5) है। ये सारे इसके एक्सेप्शंस है कि कैपिटल गेन विल नॉट बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग द कंसिडरेशन। पढ़ेंगे सर, अभी रिवीजन चल रहा है तो सब चीज याद करो कि हाँ सर आपने पढ़ाया था। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 214 में बोलते हैं एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। पर्सनल हो, पर्सनल नहीं हो, इमूवेबल हो, कुछ भी परवाह नहीं है सर। अगर वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है तो भी आपके लिए कैपिटल एसेट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर कोई सिक्योरिटीज होल्ड करके रखा है, ठीक है, और इन्वेस्ट करके रखा है एज पर सेबी रेगुलेशंस, तो वो डीम्ड टू बी कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में क्या कहेंगे? स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इन्वेंटरी इज नॉट अ कैपिटल एसेट। वो पीजीबीपी में चाहता है, उसको बेच के कैपिटल गेन नहीं आता, बिजनेस इनकम आता है। कोई भी तरह का पर्सनल मूवेबल एसेट्स इज नॉट योर कैपिटल एसेट। कोई भी तरह का पर्सनल मूवेबल एसेट इज नॉट योर कैपिटल एसेट। जो पर्सनल मूवेबल एसेट है वो आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। जैसे वेयरिंग अपैरल्स, फर्नीचर, और भी जो पर्सनल भी है, मूवेबल भी है। मतलब सर अगर इमूवेबल एसेट है तो हमेशा कैपिटल एसेट होगा, बिजनेस एसेट है तो हमेशा कैपिटल एसेट होगा, पर्सनल और मूवेबल होगा तो कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन पर्सनल मूवेबल के कुछ कुछ एसेट्स है जो डीम टू बी कैपिटल एसेट्स है, जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट एंड एनी स्कल्पचर्स। समझ गए? थर्ड, एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी कहां पर? इंडिया का रूरल एरिया में। अभी रूरल एरिया का डेफिनेशन क्या है? रूरल एरिया का डेफिनेशन क्या है सर? जो अर्बन नहीं है। अर्बन एरिया का डेफिनेशन क्या है? डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में उस म्युनिसिपैलिटी का, तो म्युनिसिपल लिमिट से 2 किलोमीटर तक जो भी रेडियस में लैंड आएंगे वो सारे के सारे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। तो बियॉन्ड 2 किलोमीटर्स अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। वैसे पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, किलोमीटर का रेडियस बढ़ता रहेगा। वेरी सिंपल ना। 6 किलोमीटर कब होगा? जब 1 लाख से 10 लाख के बीच में। 10 लाख के साथ है, जैसे सपोज कोलकाता है, तो सर 6 किलोमीटर नहीं, 8 किलोमीटर तक के रेडियस में जो भी म्युनिसिपल लिमिट से, लोकल म्युनिसिपल लिमिट से जो भी लैंड है वो सारे के सारे अर्बन लैंड है, तो वो कैपिटल एसेट है। बट जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो बियॉन्ड 2, बियॉन्ड 6, बियॉन्ड 8, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द म्युनिसिपैलिटी विल बी योर कैपिटल एसेट। तो एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया जो होगा वो कैपिटल एसेट नहीं है, बट जो अर्बन एरिया होगा वो कैपिटल एसेट है, याद रखेंगे। ओके, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015 में आपको मिलता है, जहां पे आप गोल्ड इन्वेस्ट करके आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलती है, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, वो भी आप ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। अर्बन एग्रीकल्चर एंड कैपिटल एसेट है, याद रखिएगा। और अर्बन एग्रीकल्चर से ट्रांसफर आएगा वो भी कैपिटल गेन है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, जो सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसफर का डेफिनेशन क्या है सर? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, जो सेक्शन 45(5) में भी पढ़ा जाएगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जो 45(2) में भी पढ़ा जाएगा, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड, जो आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी कुछ नहीं मिलता, मैच्योरिटी के बाद मिलता है,
पेमेंट और गिविंग पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यू आर रेडी टू पे द कंसिडरेशन, पोजेशन आ गया, टाइटल नहीं आया बट आपको प्रॉपर्टी का हैंडओवर मिल गया, पोजेशन मिल गया, तो वो भी एक तरह से ट्रांसफर है। और अदर ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव द इफेक्ट ऑफ एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ द एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप एओपी के मेंबर बन गए और एओपी के मेंबर बनने से आप कोई प्रॉपर्टी एंजॉय करो तो वो भी एक तरीके से ट्रांसफर हो गया। कैपिटल एसेट दो तरीके के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। कभी भी कैप गेन बोलेगा तो बोलेगा नहीं कैप गेन, बोलेगा लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म कैप गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है? देखो सर इसमें तीन कैटेगरीज होता है, 12, 24, 36, 12, 24, 36। स्पेशल एसेट्स के लिए अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म है, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म है। फिर कुछ अदर एसेट्स के लिए अप टू 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म है, मोर देन 24 मंथ्स लॉन्ग टर्म है। कुछ अदर एसेट्स के लिए अप टू 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म है, अबव 36 मंथ्स लॉन्ग टर्म है। समझ गए? तो 12 किसके लिए? लिस्टेड स्टे हो गया, लिस्टेड सिक्योरिटी हो गई, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जेडसीबीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिनका अपना वैल्यू का 65% डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड लैंड और बिल्डिंग up to 24 months short term, more than 24 months long term. Other assets up to 36 months short term, more than 36 months long term. Long term cap gain, short term cap gain कंप्यूट कैसे करते हैं? यही है जो एग्जाम में आपको पूछता है। आप स्टार्ट करेंगे फुल वैल्यू कंसिडरेशन, ठीक है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, उसके बाद ट्रांसफर से रिलेटेड जो एक्सपेंस लगा वो माइनस करके नेट सेल कंसिडरेशन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करके जो आएगा वो आएगा ग्रॉस एसटीसीजी। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन नहीं किया। अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन करना है। इंडेक्सेशन करना है, इसका भी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर इन व्हिच द एसएससी हेल्ड द एसेट और फाइनेंशियल 1 2 व्हिचएवर इज लेटर, ठीक है, सॉरी व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर है, मतलब 2000, आप समझ गए ना, सीआई ऑफ द फाइनेंशियल इन व्हिच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी और फाइनेंशियल 1 2 क्यों बोले? क्योंकि बेस ईयर है। फाइनेंशियल 1 2 इज द बेस, जिसका इंडेक्सेशन फैक्टर क्या है? 100, ठीक है। तो ये है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला। वैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर इन व्हिच द इंप्रूवमेंट इज हेल्ड, बट 141 के पहले कोई इंप्रूवमेंट होता है तो वो नहीं लेते, इसका रीजन आपको बताया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म समझ गए, शॉर्ट टर्म समझ गए। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होता है, जहां पे आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप अपना कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करेंगे, इसी तरीके से आप अपना कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करेंगे। समझ गए सर? इसके बाद आता है एग्जामिशन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेगा। 54 सीरीज का पूरा एग्जामिशन आपके साथ डिस्कस कर लेगा कि 54 में क्या है, 54 बी में क्या है, 54 ईसी में क्या है, सारा आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। ओके, तो एफईसी सेल कंसिडरेशन होता है, ठीक है, जो कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर, ठीक है, वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग से पता चलेगा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो पहला चीज जो आप सब में करोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, एफपीसी निकालेंगे, एक्सपेंस ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर अगर कोई एग्जामिशन है तो माइनस करेंगे। एग्जामिशन वाला वीडियो आपको नेक्स्ट में कराया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस ईयर इंडेक्स 141 है सर। क्यों? अगर 141 के पहले कुछ एसेट आपने खरीदा है तो इंडेक्सेशन कैसे लेंगे? 141 के पहले का तो फैक्टर ही नहीं है। तो लॉ बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी ऑन 141 व्हिचएवर इज हायर, एफएमवी ऑन 141 व्हिचएवर इज हायर। इसलिए सर 141 के पहले जो इंप्रूवमेंट होता है ना वो नहीं लिया जाता है, बिकॉज वो फेयर मार्केट वैल्यू में कवर कर लिया जाता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो इंडेक्सेशन फैक्टर वहां से स्टार्ट होगा, वही आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, ध्यान रखेंगे। तो फाइनेंशियल 1 2 से अगर इंडेक्सेशन लेना तो डिवाइड करना 100 से इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर। और आपके एग्जाम के लिए मैं बता देता हूं, जीन्स भी बच्चों का एग्जाम दिसंबर 21, मई 21, जून 21 या दिसंबर 21 वाले टर्म तक है, तो उनके लिए 301 इज द फैक्टर। और जिनका भी नेक्स्ट टर्म है उनके लिए 317, नेक्स्ट टर्म मतलब जून 22, मई 22, क्योंकि सीआई फाइनेंशियल ईयर 21-22 का भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर चुका है, दैट इज 317। अभी 301 आपको 301 के हिसाब से करना है, ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये ईयर ऑफ ट्रांसफर है, ईयर ऑफ ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें एक बहुत बड़ा जजमेंट आपको पढ़ाया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, मंजुला जेशा, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ बोलता है, सोचो अगर ए ने बी को गिफ्ट किया, गिफ्ट हमने पढ़ा है गाइस एग्जाम ट्रांसफर होता है, बी ने फर्दर सेल किया तो बी के लिए कॉस्ट क्या होगा? बी के लिए कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, ये एक्ट बोलता है। बी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग, ए से पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करेंगे, बट बी का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट होगा वो कब से होगा? या तो ए से या तो बी को कब मिला तब से। सर यही बात पे डिबेट है। Bombay High Court in the case of CIT versus Manjula Jesha has held that if the cost of acquisition of the previous owner and period of holding is of the previous owner, then the indexation will also be from the previous owner.
बट एक्ट क्या बोलता है, जब से एसएससी होल्ड किया है तब से, मतलब जब से इसको गिफ्ट मिला है तब से उसको इंडेक्सेशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली एक्ट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम आएगा, इंडेक्सेशन कम आएगा, बिकॉज इंडेक्सेशन कम पीरियड का हो रहा है। बट बॉम्बे हाईकोर्ट का अगर जजमेंट अपने फॉलो करते हैं मंजुला जे शाह का, तो वहां पे आपको दिख रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट का अगर अपने मंजुला जे शाह फॉलो करते हैं तो आपको दिख रहा है यहां पर आपका इंडेक्सेशन पीरियड ज्यादा है, तो बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ज्यादा है, इंडेक्सेशन भी ज्यादा है। सर एग्जाम में क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं, एज पर योर विश, एज पर योर विश, बोथ ऑफ द व्यूज आर करेक्ट। ठीक है, समझ गए सर। बॉम्बे हाईकोर्ट वाला जजमेंट मंजुला जे शाह प्रीवियस ओनर वाला कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। यस सर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 141 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट आपको लेने का दरकार नहीं है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको एग्जाम में दिया रहेगा। एनीवेज आपके लिए 2021 वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है 301, आपके लिए 2021 वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है 301, ये इंपॉर्टेंट है सर। आपके लिए इलस्ट्रेशन पूरा दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेंगे, आपके पास नोट्स ऑलरेडी। नो इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग एसेट्स, ये सारे केसेस में आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी तरह का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन ले सकते हैं। डिबेंचर्स में कभी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, बॉन्ड्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, लेकिन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। स्लम सेल अपने पढ़ेंगे 50B में, जहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, वहां पे भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। डेप्रिशिएबल एसेट्स में, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट में सेक्शन 50 लगता है कैपिटल गेन, और वहां पे ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट होगा तभी कैप गेन लगेगा, तो यहां पर भी आपका, क्योंकि वो हर साल वैल्यू चेंज होता है WDV के हिसाब से, तो वहां पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में हम लोग पढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, 1121 एक तरह का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, जहां पे 10% अप टू 1 लाख रुपीज कैप गेन एग्जेम्प्ट होता है, 1 लाख से ज्यादा एक्सेस पे 10% टैक्स होता है, यहां पे भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। कोई भी कैप गेन का सम्स अगर आपको सही करना है तो आपको ये सारा डायग्राम फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन डायग्राम बना लीजिए, डेटा को पूरा समराइज कर लीजिए, ट्रांसफरी को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कैपिटल एसेट है कि नहीं वो नेचर चेक कर लीजिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक कर लीजिए, बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग इंपॉर्टेंट है, तभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पता चलेगा, तभी निकाल पाएंगे इंडेक्सेशन की नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। सेल कंसिडरेशन कंप्यूट कर लीजिए, एफवीसी निकाल लीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू चेक एनी एक्सपेंडिचर इन कट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल लीजिए विद गिविंग प्रॉपर इंडेक्सेशन बेनिफिट, और लास्ट में अगर कोई एग्जेम्पशन है तो चेक कर लीजिए सर। स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस। 50C बात करता है लैंड और बिल्डिंग का स्पेशल वैल्यू निकाला जाएगा अगर आप सेल ट्रांसफर कर रहे हैं लैंड और बिल्डिंग एज अ कैपिटल एसेट, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज डीम्ड टू बी द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रोविजन है कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का अगर 110% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है तो आपको एक्चुअल सेल कंसिडरेशन नहीं लेना पड़ेगा, मतलब 10% का वेरिएंस अलाउड है, 10% का वेरिएंस अलाउड है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का इनटू 110% करो, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं है तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन नहीं मानो, लेकिन अगर 110% से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा डेट का लेते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले डेट का लेते हैं, लेकिन डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर अलग अलग है। आई नो आई एम वेरी फास्ट, आई नो आई एम वेरी फास्ट, बट ये फास्ट तभी समझ में आएगा अगर आप एक बार पढ़ चुके हो चैप्टर। तो अगर आप नहीं पढ़े हो अभी तो कोई बात नहीं है, वीडियो को बंद कर दो, कोई बात नहीं, वीडियो को बंद कर दो, वापस से देख लेना, वापस से देख लेना है वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो को बंद कर दो, वापस से वीडियो को देख लेना। कब देख लेना, जब आप रिवाइज कर लोगे, जब आप कर लोगे तभी वीडियो को देख लेना, एग्जाम के पहले देख लेना, मोर देन सफिशिएंट। ये मेरा पर्पस खाली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा फरी करते हैं कि सर हम ये चैप्टर नहीं कर पा रहे, वो चैप्टर नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए चैप्टर हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग हेल्ड एज कैपिटल एसेट 50C बोलता है जो मैंने बोला है सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है सर। ये नोट्स कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, नोट्स कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड एज कैपिटल एसेट इफ द सेल कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सर मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है आप कर लीजिएगा। हाँ, अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं अगर पार्ट कंसिडरेशन हैज बीन डिस्चार्ज बाई अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS, बैंक अकाउंट, NEFT, RTGS, IMPS, सारे ऑनलाइन मोड से अगर अपने पार्ट पेमेंट भी कर दिए हैं तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं, आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले दिन नहीं लेना। सर अगर मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिस्प्यूट पे पड़ गया तो या तो आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट जो वैल्यू देगा वो फाइनल वैल्यू माना जाएगा, लेकिन आप नहीं जब कोर्ट के पास जाना चाहते तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट करिए कि वो वैल्यूएशन ऑफिसर को आपका केस रेफर करेगा, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर एक FMV निकालेगा प्रॉपर्टी का। अगर वो FMV ज्यादा हुआ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, ठीक है, तो SDV ले लो, अगर FMV SDV से कम हुआ तो FMV ले लो, मतलब whichever is lower। बेसिकली बोला जा रहा है जो लोअर वैल्यू आएगा FMV SDV वो आपका लिया जाएगा, सब कुछ सर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 50C कम नहीं लगता, जब आपका लैंड और बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है तब लगता है 43CA, तब आपका 50C नहीं लगता। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है तो भी 50C नहीं लगता, और अगर वो स्टॉक इन ट्रेड तो भी 50C नहीं लगता, अगर अदर देन लैंड और बिल्डिंग है तो भी 50C नहीं लगता।
45(1)(a एंड 45(5) रिसीट बेसिस। कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा रिसीट बेसिस पे, कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा रिसीट बेसिस पे। रिसीट बेसिस पे कैसे टैक्सेबल होगा सर? नॉर्मली 45(1) बोलता है ट्रांसफर जिस साल हुआ उस साल कैप गेन, 45(1) बोलता है ट्रांसफर जिस साल हुआ उस साल कैप गेन, राइट? बट 45(1) में बोलता है नहीं, कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रांसफर जिस साल हुआ उस साल जरूरी नहीं है कंसिडरेशन मिलेगा। कंसिडरेशन नहीं पता तो कैप गेन कैसे लगाएंगे? तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है कैसे? कंपनी का एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, फायर लग गया, कोई फ्लड से, कोई भी तरह का अदर नेचुरल कैलामिटी से, तो ट्रांसफर जिस साल आपका डिस्ट्रॉय हो चुका, बट कंसिडरेशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से 2 साल बाद, तो 2 साल बाद टैक्स करेंगे। जिस साल क्लेम मिल गया उस साल टैक्स करेंगे। बट ट्रांसफर ईयर कब मानेंगे? ट्रांसफर ईयर मानेंगे ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब सर यहां पर जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर 301 आएगा, समझ गए? रट्टा मत मानना कि नहीं न्यूमरेटर तो हमेशा 301 आएगा। 301 तब आता है जब ट्रांसफर वाले साल आपको कंसिडरेशन टैक्स करते हैं। यहाँ पे कंसिडरेशन वाले साल ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर अलग साल है, कंसिडरेशन रिसीव अलग साल में हुआ है। तो ट्रांसफर अगर अलग साल में तो इंडेक्सेशन तो इज ओनली अप टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर, याद रखिएगा। तो सर मान लीजिए 2017 में आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया और 2021 में आपको कंसिडरेशन मिला, तो इंडेक्सेशन विल एंड टिल 2017, और 2021 में क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए क्या? सर कंसिडरेशन क्या होगा? जो भी कंपनी से, जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पास करेगी, जो भी एसेट देगी, वो आपका ट्रांसफर हो गया, वो टैक्सेबल हो जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये याद रखिएगा। बट कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा जिस साल आपको कंसिडरेशन, आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। ये है 45(1), इसका पूरा एग्जांपल कर लेंगे। नेक्स्ट है कंपल्सेशन, नेक्स्ट है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट क्या बोलता है गाइस? कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट बोलता है कि अगर एसेट कंपल्सरी एक्वायर हुआ है और कंसिडरेशन इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सर कंपल्सरी एक्वायर हो गया ना लॉ में, तो ट्रांसफर है और आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, सरकार कॉम्पनसेशन सरकार देगा प्रॉपर्टी का, तो वो आपके लिए क्या? सेल कंसिडरेशन। टैक्सेबल कब होगा? जिस साल इनिशियल कॉम्पनसेशन और पार्ट देयरऑफ इज रिसीव्ड, जिस साल इनिशियल कॉम्पनसेशन और पार्ट देयरऑफ रिसीव्ड। अगेन यहाँ पे ट्रांसफर पहले हो जाएगा, जिस साल कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया ट्रांसफर उसी साल हो गया, बट कैप गेन उस साल नहीं लगेगा। कैप गेन लगेगा जिस साल कंपनी ने, जिस साल इंश्योरेंस, जिस साल क्लेम आपको मिला है, कॉम्पनसेशन मिला है, पार्ट देयरऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन, पार्ट देयरऑफ 10 लाख इनिशियल कॉम्पनसेशन डिटरमाइन हुआ, 2 लाख रुपए मिल गया, तो टैक्स कितना करेंगे? 10 लाख। लेकिन सर हम हैप्पी नहीं, हम इनहैंस कॉम्पनसेशन फाइल कर दिए पिटीशन कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने इनहैंस कॉम्पनसेशन 4 साल बाद दे दिया, तो इनहैंस कॉम्पनसेशन पूरा टैक्स हो जाएगा जब मिलेगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में फिर कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माइनस होगा, उसके अगेंस्ट में कुछ भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस अलाउड नहीं है करना, फिर उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर? तो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द इनिशियल कॉम्पनसेशन पार्ट देयरऑफ इज रिसीव्ड। तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दिया, एफईसी से कैप गेन निकाल लिए। इनहैंस कॉम्पनसेशन के साथ में हम कॉस्ट माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस कर चुके हैं, तो वहां पे जब वो मिलेगा तब टैक्स करेंगे। लिटिगेशन एक्सपेंस खाली माइनस होता है, विच इज एक्चुअली एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द ट्रांसफर। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सर याद है इनहैंस कॉम्पनसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा अलग से, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, और उसके अगेंस्ट में आपको 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये आप आईएफओएस में पढ़ोगे, इंटरेस्ट और इनहैंस कॉम्पनसेशन जिस साल रिसीव होता है उस साल आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे कैप गेन लगेगा। कैसे सर? अगर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्ट ऑफ एसेट, तो एसेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कैपिटल, तो ट्रांसफर वो भी है। बट वहां पे कैप गेन कैसे लगेगा? सेल कंसिडरेशन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर will be the amount of the asset recorded in the book value of the firm। तो वो कैपिटल एसेट का जो कंसिडरेशन है वो पार्टनर के हाथ में माना जाएगा बुक वैल्यू, जो भी उसका बुक वैल्यू ना रिकॉर्ड इन द फर्म कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो वो सर ट्रांसफर मानेंगे 45(3) के हिसाब से, और वैल्यू जो फर्म रिकॉर्ड करेगा वही ट्रांसफर कंसिडरेशन माना जाएगा पार्टनर के लिए। बट फर्म अगर डिसोल्यूशन में या रिटायरमेंट में ट्रांसफर करता है एसेट और अदरवाइज टू इट्स पार्टनर, तो सर फर्म के लिए ट्रांसफर क्या, एफईसी क्या होगा? जो भी एफएमवी है ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बाकी कॉस्ट तो सबको पता ही रहेगा, अपना अपना इंडेक्सेशन कर लीजिए, कैप गेन निकाल लीजिए। तो यही है 45(3) एंड 45(2). वेरी सॉरी 45(3) एंड 45(4). अब अपने पढ़े 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मान लीजिए हमारे पास कैपिटल एसेट था, वो अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, तो ये इटसेल्फ इज अ ट्रांसफर, क्योंकि कैपिटल एसेट अब कैपिटल एसेट नहीं रहा, अब वो ट्रांसफर हो गया। अगर कैपिटल एसेट नहीं रहा, वो ट्रांसफर हो गया, तो कैपिटल एसेट खत्म ना, अब वो स्टॉक में चला गया, तो अब वो कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो चुका है, स्टॉक में चला गया, अब वो कन्वर्ट हो चुका है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर माना जाएगा, आगे आपको पढ़ाया जाएगा इसका। सर ट्रांसफर है, ये कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है, ट्रांसफर है तो कैप गेन, देखिए ट्रांसफर हो चुका, बट कैप गेन कब लगेगा? कैप गेन कब लगेगा? जब स्टॉक बेचे। कैप गेन कब लगेगा? जब स्टॉक बेचे। ध्यान समझ रहे हैं? कैप गेन कब लगेगा? जब स्टॉक बेचे। तो कैपिटल एसेट अगर स्टॉक में कन्वर्ट हो गया ना, तो कन्वर्जन पे ही ट्रांसफर है, कन्वर्जन वाले साल ही ट्रांसफर है, और लेकिन टैक्सेबल कब होगा? जब स्टॉक बेच रहे हैं।
तो सर इसमें एफवीसी क्या लेंगे, जिस साल ट्रांसफर हुआ, जिस साल कन्वर्जन हुआ, उस साल का जो भी एफएमवी है, जो भी एफएमवी है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो भी है एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन वाले डेट में फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा वही हमारे लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। कन्वर्जन वाले डेट में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही हमारे लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता ही है, बट टैक्स कब करेंगे, जिस साल स्टॉक बिका है। टैक्स कब करें, जिस साल स्टॉक बिका। तो यहां पर भी ट्रांसफर वाला साल अलग है और स्टॉक जिस साल बेचे वो अलग है सर। कैप गेन टैक्सेबल होगा जिस साल स्टॉक बेचे है, इसलिए पीरियड ऑफ होल्डिंग में जिस साल स्टॉक बेचे वो तब तक नहीं, जिस साल कन्वर्ट हो गया तब तक। तो सर यहां पे पीजीबीपी इनकम भी आएगा, यस, स्टॉक जिस साल बेचे उस साल पीजीबीपी इनकम आएगा, जिसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, बट कॉस्ट नहीं दिया रहेगा। कॉस्ट क्या होगा, जो ये एफएमवी आया ना कन्वर्जन वाले दिन, जो आप कैप गेन्स का सेल कंसिडरेशन मान रहे हैं, वही आप कॉस्ट मानेंगे स्टॉक का। तो इस लाइक एक चीज का सेल है तो दूसरा चीज का कॉस्ट है, एक चीज का सेल है तो दूसरा चीज का कॉस्ट है। तो यही है सर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जितना पार्ट स्टॉक की तरफ बिका, जितना स्टॉक की तरफ बिका, काफी बार सम में दिया रहेगा कि कैपिटल एसेट में इसका 50% स्टॉक आपने बेचा, तो 50% पे ही टैक्स लगाएंगे आप, बाकी 50 पे नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्ट इज वेरी क्लियर, जिस साल स्टॉक बिका है, जितना स्टॉक बिका उतना ही टैक्स लगेगा, समझ गए। बट एफएमवी इज द सेल कंसिडरेशन, और एफएमवी कॉस्ट ले लिए तो इसका मतलब मान लीजिए अगर 5 लाख का एसेट है, ठीक है, 6 लाख में कन्वर्ट हुआ और 10 लाख में बेचे हैं, तो 5 से 6 1 लाख के आपका कैप गेन, और 6 से 10 4 लाख के आपका पीजीबीपी इनकम। ये 6 लाख के एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो इसी तरीके से 5 लाख टैक्स हो गया, कुछ कैप गेन में और कुछ स्टॉक इन ट्रेड जैसे पीजीबीपी में। नेक्स्ट स्पेसिफाइड एग्रीमेंट 45(5) है, इसको जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, मेरे पास लैंड ओनरशिप है, मेरे पास लैंड है, आप डेवलपर हो, आपके पास लैंड नहीं है, आपको लैंड चाहिए, मेरे पास लैंड है बट मेरे पास डेवलपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको लैंड डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर देंगे। और आप बोलेंगे इसका कंसिडरेशन मेरे को कैसे मिलेगा, जब वो उस लैंड पे प्रोजेक्ट बन जाएगी, कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट बन जाएगी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन जाएगी, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर मुझे मिलेगा, प्लस कैश कंसिडरेशन भी मिल सकता है। तो माई ट्रांसफर इज डन टुडे व्हेन आई हैव ट्रांसफर्ड द डेवलपमेंट राइट, बट बिल्डिंग तो आज बना नहीं ना, बिल्डिंग तो 2-4 साल बाद बनेगा। तो गवर्नमेंट यही बोलते हैं 45(5) में कि ये जो आपके हाथ में कैप गेन लगेगा, ये कब ट्रांसफर होगा माना जाएगा, कब टैक्सेबल, ट्रांसफर तो आज हो गया, टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल होगा जिस दिन सीसी इशू हुआ, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी इशू हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया फॉर द होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उस साल मेरे हाथ में कैप गेन लग जाएगा। कैसे, 50C जैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो शेयर जो मुझे मिलेगा उस प्रोजेक्ट में, वो मेरे लिए कैप गेन के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा, और वो मेरा ट्रांसफर वैल्यू माना जाएगा, वो मेरा सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। दैट्स इट। टैक्सेबिलिटी क्या होगी, जिस साल आपने सीसी इशू किया है, जिस साल सीसी इशू किया है उस साल टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी। अब सोचो मेरा बात, मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैंने लैंड ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, अब सामने वाले के लिए कॉस्ट क्या है, सामने वाले की कॉस्ट क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सामने वाले के लिए कॉस्ट क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जब वो फर्दर बेचेगा तो उसके लिए कॉस्ट क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अरे मैं जब वो प्रोजेक्ट जो मेरे पास आएगा तो उसका कॉस्ट क्या माना जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो माना गया फॉर द लैंड ओनरशिप राइट ट्रांसफर, तो मेरे लिए कॉस्ट माना जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। और कैश कंसिडरेशन प्लस जो एसडीए वो हम लोग दोनों साथ में टैक्स कर देते हैं एफवीसी वाले टाइम पर। स्लम सेल 50B, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लम सेल में डिवीजन ट्रांसफर होता है, लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज। लमसम कंसिडरेशन ट्रांसफर वाले साल में टैक्स कर दीजिए। 50B बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक स्पेसिफिक मेथड है, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे वही समझना है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट माइनस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी जो बुक्स में दिख रहा है। एसेट का 3 कैटेगरी है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिशिएबल एसेट नॉट एज पर बुक्स। कैपिटल एसेट जिसका 100% डिडक्शन आप ऑलरेडी अदर सेक्शन में क्लेम कर चुके हो तो उसका वैल्यू 0 कर देंगे क्योंकि आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हो। अदर एसेट्स के लिए बुक वैल्यू, लायबिलिटीज के लिए बुक वैल्यू। कोई भी एसेट को अगर आप अपवर्ड रिवैल्यू करते हैं तो रीवैल्यूएशन रिजर्व जो क्रिएट होता है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, वो आपके एसेट का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता बिकॉज एज ऑन डेट आप निकालते हो, एज ऑन डेट बैलेंस शीट के हिसाब से आप वैल्यू निकालते हो, तो यू डोंट हैव टू टेक फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन बेनिफिट। वेरी सिंपल, 50B यही है सर। आई होप गाइज आपका रिवीजन सुपर चल रहा है। 50CA अनलिस्टेड शेयर्स, 50C अनलिस्टेड शेयर्स, CA अनलिस्टेड शेयर्स। अगर कोटेड शेयर छोड़ के बाकी कोई भी शेयर अगर हम इस कंपनी का ट्रांसफर कर रहे हैं बिलो फेयर मार्केट वैल्यू तो गवर्नमेंट बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू को भी डीम सेल कंसिडरेशन मान लो। कोटेड शेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोटेड शेयर क्या होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है विद रेगुलरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम वेयर द कोटेशन इज बेस्ड ऑन द करंट ट्रांजैक्शन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। Where the quotation is made or based on the current transaction made in the ordinary course of business। समझ गए क्या?
यस सर, ये है 50C। नेक्स्ट है 50D। 50D क्या बोलता है? 50D बोलता है अगर कोई एसेट का कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं हो सकता, मैंने नहीं बोला डिटरमाइन करके आप निकाल नहीं रहे हो, डिटर्मिनेबल ही नहीं है, एक्चुअली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट बोलता है उसका आप एफवीसी एफएमवी मान लीजिए, जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वही उसका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। सर ऐसा ही कुछ आपको बीसी अभी हम पढ़ाएगा, अभी पढ़ाएगा थोड़ी देर में। इंटेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गवर्नमेंट इसलिए जीरो करवाया था क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बीसी श्रीनिवासा शेट्टी, बीसी श्रीनिवासा शेट्टी में हेल्ड आउट किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, बहुत पुराना जजमेंट है, कि इफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, इफ कैपिटल गेन्स का मोड ऑफ कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल्स, चार्जिंग सेक्शन फेल, कैप गेन कैन नॉट बी टैक्सेबल। तो गुडविल जैसे इंटेंजिबल एसेट्स का, बहुत सारे एसेट्स का कॉस्ट नहीं निकाला जा सकता, तो कैप गेन नहीं टैक्स होता था, तो गवर्नमेंट बोला चल ठीक है, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दो, जीरो मान लीजिए आप। अकॉर्डिंगली फुल वैल्यू पे कैप गेन टैक्सेबल हो जाता है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अगर वो परचेज गुडविल है तब तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो टैक्सेबल, मतलब अगर वो परचेज गुडविल है तो कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सर उसको आपको टैक्स पूरा करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए 50D भी ऐसा प्रोविजन लाया गया कि अगर किसी का एफईसी नहीं निकाला जा पा रहा है तो आप 50D के हिसाब से उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को एफईसी मान लीजिए। नेक्स्ट है स्पेशल केसेस फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम सब पढ़ चुके, सारा सेल्फ जनरेटेड का कॉस्ट जीरो होता है, और परचेज एसेट जो होता है उसका आपका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट अपने मानते हैं, परचेज प्राइस मानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सर। बस इसमें याद है कि गुडविल ऑफ प्रोफेशन जो है गवर्नमेंट अभी तक उसको कवर नहीं किया है, जो गुडविल ऑफ प्रोफेशन है वो अभी भी कवर्ड होगा सुप्रीम कोर्ट वाले जजमेंट से। गुडविल ऑफ बिजनेस कवर्ड है, गुडविल ऑफ प्रोफेशन कवर्ड नहीं है। सर राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, वेरी सिंपल। बोनस शेयर्स अगर 141 के बोनस शेयर्स आपको कंपनी से मिलती है, वो आप बेचते हो, तो बोनस शेयर्स को खर्चा लगा क्या, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, जीरो, कॉस्ट क्या है, जीरो। लेकिन अगर बोनस 141 के पहले मिला आपको और उसको आप बेच रहे, तो 141 के पहले मिला तब तो 141 का फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है, तो एफएमवीएस ऑन 141 विल बी टेकन एज द कॉस्ट ऑफ द बोनस शेयर्स, अगर आपने बोनस 141 के पहले लिया तो। वैसे ही राइट शेयर्स होता है, राइट शेयर्स भी होता है, राइट्स इंटाइटलमेंट भी होता है। पहले बात करते हैं राइट्स इंटाइटलमेंट का। हमारे पास राइट्स इंटाइटलमेंट आया बिकॉज हम एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी के, तो कंपनी हमको राइट शेयर्स दिया, ऑफर किया, बट हम लिया नहीं, हमने नहीं, मेरे पास इंटाइटलमेंट है, मैं किसी दोस्त को बेच दूंगा, मैं रिनाउंस कर दूंगा। तो सर ये जो राइट का कॉस्ट है कोई जीरो होगा ना, हाँ सर इसका कॉस्ट हमेशा जीरो होगा, कॉस्ट ऑलवेज जीरो, और ये पूरा का पूरा कैप गेन होगा, ये पूरा का पूरा कैप गेन होगा, समझ गए मेरा बात। लेकिन मान लीजिए अगर आप खुद राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिए होते तो कंपनी को आप पेमेंट करते, तो अगर आप ओरिजिनल शेयर होल्डर हो और आप राइट शेयर सब्सक्राइब किए तो जो भी आपका प्राइस लगा, कंपनी ने जो भी ऑफर किया राइट शेयर्स का, वो आपका कॉस्ट है। लेकिन सोचिए आप अगर किसी अपने फ्रेंड को राइट्स इंटाइटलमेंट अनाउंस किए तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगा सर, उसके लिए कॉस्ट होगा कि सबसे पहले तो राइट्स खरीद, इंटाइटलमेंट आपसे खरीदा, वो एक प्राइस पे किया से एक्स, फिर वो कंपनी के पास जाएगा राइट्स इंटाइटलमेंट लेके और वहां से शेयर खरीदेगा, तो कंपनी को भी वाई अमाउंट पेमेंट करे, तो एक्स प्लस वाई उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट। तो इसके लिए बोलते हैं इश्यू ऑफ प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ राइट्स विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द परचेजर ऑफ द राइट। इंडेक्सेशन इज अवेलेबल जैसे मिलता है। डीपी में अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एनएसडीएल सीडीएसएल से आपको शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे फीफो मेथड फॉलो होता है, जो भी डीमैट पहले हुआ है, जो भी सिक्योरिटी पहले आपके डीमैट अकाउंट में गया है उसको पहले आप मानोगे कि वही सबसे पहले आउट हुआ है, क्योंकि अगर अपने बल्क परचेस करते हैं सिक्योरिटीज का टाइमली बेसिस पे, हर दिन हम बल्क परचेस करते हैं, कभी दिन सेल भी करते हैं, परचेस करते हैं, तो इन दैट केस सेल जो करते हैं उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो फीफो बेसिस पे जब सबसे पहले डीमैट उसमें वो एंट्री हुई थी, डीमैट में वो स्टेटमेंट में आपका शेयर्स आया था, उसकी फीफो बेसिस पे आप इसका कॉस्ट निकालेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। सेक्शन 51 आता है एडवांस मनी से रिलेटेड, ये भी आईएफओएस का एक पार्ट है सर, कि मान लीजिए आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे थे, नेगोशिएशन चल रहा था, ट्रांसफर नहीं हो पाया बट आपने एडवांस रिसीव कर लिया। एडवांस रिसीव करते समय आपको ये नहीं पता था कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, ये टर्मिनेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज था कि एडवांस विल बी फॉरफिटेड। तो एडवांस अगर फॉरफिट हो गया तो गवर्नमेंट बोलता है आईएफओएस में 56(2)(10) में उसको आप टैक्स कर दो, 56(2) में इसको आप टैक्स कर दो, वो एडवांस ऑफ फॉरफिट वो आपका आईएफओएस इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर वो प्रीवियस ईयर 14-15 के बाद हुआ है, तो अगर प्रीवियस ईयर 14-15 के पहले है तो गवर्नमेंट बोलता है जो भी एसेट के रिस्पेक्ट में आपने एग्रीमेंट किया था, जिसके ऊपर एडवांस आपने रिसीव किया है, टू दैट एक्सटेंड आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। टू दैट एक्सटेंड आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये पहले था, अभी लेटेस्ट प्रोविजन के हिसाब से आईएफओएस में टैक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट सर बॉन्ड्स डिबेंचर्स में मैंने आपको समझाया था कि इसमें कभी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता सिवाय कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को छोड़ के और जेडसीबी को छोड़ के। डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू शेयर, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स को भी इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो 47 में एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होता है। सेम चीज डिबेंचर्स को कन्वर्ट किए इक्विटी में और इक्विटी बेच रहे हैं तो इक्विटी का कॉस्ट क्या होगा, डिबेंचर का कॉस्ट,
इक्विटी का पीरियड ऑफ होल्डिंग में डिबेंचर का पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करेंगे, और शेयर बेच रहे हैं तो शेयर पे इंडेक्सेशन मिलेगा, बॉन्ड बेचते तो बॉन्ड का इंडेक्सेशन नहीं मिलता, याद रखेंगे सर। वैसे प्रेफरेंस टू इक्विटी में एग्जेम्प्ट होता है, इक्विटी बेच रहे हैं तो प्रेफरेंस का कॉस्ट इक्विटी का कॉस्ट होगा, प्रेफरेंस का पीरियड ऑफ होल्डिंग इक्विटी का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, और शेयर्स में इंडेक्सेशन मिलता ही है। ठीक है सर, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सेक्शन 47 वो ट्रांसफर को एग्जेम्प्ट करके रखा है, कुछ कुछ ट्रांसफर होते हैं जो सेक्शन 47 वो ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट करके रखा है। इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। तो सबसे पहले अगर एचयूएफ की पार्टीशन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑन द पार्टीशन ऑफ एचयूएफ टू इट्स मेंबर्स, तो वो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होता है। गिफ्ट हुआ, इररेवोकेबल ट्रस्ट हुआ, विल हुआ, उसके हाथ में कोई भी और यहाँ पे एक ही चीज रूल है, अगर ए ने बी को ट्रांसफर किया वो एग्जेम्प्ट है, तो बी का कॉस्ट है ए का कॉस्ट, ये याद रखिएगा, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लिया जाएगा। इंडेक्सेशन अगर आप मंजुला फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस ओनर का ले लो, अगर आप एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो करंट अपना ही इंडेक्सेशन लोगे कि आप कब तक होल्ड करके रखें, वेरी सिंपल। ठीक है, तो सर गिफ्ट में, विल में या इरेवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू अगर आपको एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो सर दैट्स एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एम्प्लॉय जिसको ईसॉप मिलता है शेयर अंडर ईसॉप स्कीम, और वो अगर उसे गिफ्ट कर देता है तो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो एफवीसी क्या होगा, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन। ठीक है, याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। अब इसमें एक प्रोविजन और है यार, देखो 50 याद होगा, ए ने बी को ट्रांसफर किया, एक्चुअल सेल कंसेशन है 10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 15 लाख। ठीक है, तो ए के लिए एफईसी कितना हो गया, ए के लिए एफईसी हो गया 15 लाख, ए के लिए एफईसी हो गया 15 लाख। ठीक है, अब बी के लिए आईएफओएस कितना हो गया, बी के लिए भी तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि 10% से ज्यादा है, 5 लाख आईएफओएस हो गया बी के लिए। अब बी जब ये सी को बेच रहा है, बी अगर ये एसेट सी को 50 लाख रुपए में बेच रहा है, तो बी के लिए इस एसेट का कॉस्ट क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं पूरा प्रैक्टिकल बना दिया। बी के लिए सी, आप रिवाइंड करके देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो, बी ने सी को ट्रांसफर किया 50 लाख, बी ने सी को ट्रांसफर किया 50 लाख। अब बी के हाथ में कॉस्ट क्या है, अरे बी के हाथ में कॉस्ट क्या है, गवर्नमेंट बोलता है बॉस जो बी है ना, बी जो बी है, बी के हाथ में कॉस्ट क्या है, क्योंकि आईएफओएस इसने सफर कर लिया 5 लाख का, 10 लाख का वो पेमेंट कर लिया है, गवर्नमेंट बोलता 15 लाख। इन शॉर्ट आप ये बोले ना एसडीवी, एसडीवी कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि बी को जो प्रॉपर्टी मिला उसका एसडीवी 15 लाख है, उसके ऊपर वो टैक्स सफर कर चुका है 56 to 10 में, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिफरेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिफरेंस टैक्सेबल होगा तो उसका कॉस्ट भी वही माना जाएगा जो उसने कंसिडर किया, मतलब एसडीवी, एसडीवी विल बी द कॉस्ट। ठीक है सर, वैसे जब होल्डिंग कंपनी किसी होली ओन्ड सब्सिडरी को ट्रांसफर करता हो, होली ओन्ड सब्सिडरी इंडियन कंपनी है तो ये कैप गेन एग्जेम्प्ट माना जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही प्रीवियस ओनर का। होली ओन्ड सब्सिडरी भी अगर इंडियन कंपनी को ट्रांसफर करता है, जो इंडियन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी होली ओन्ड है, तो वहां पे भी कैप गेन एग्जेम्प्ट होता है, ट्रांसफर एग्जेम्प्ट होता है। एमैल्गमेशन में एमैल्गमेटिंग कंपनी, एमैल्गमेटेड कंपनी को जो इंडियन कंपनी है उसको ट्रांसफर करता है, तो एमैल्गमेटिंग कंपनी जो एमैल्गमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल एसेट, वो भी एग्जेम्प्ट है। प्लस जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर सर, एमैल्गमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को एमैल्गमेटेड कंपनी का शेयर मिलता है, ये भी एक्सचेंज है, ट्रांसफर है, तो इस पे भी कैप गेन नहीं लगता, इस पे भी कैप गेन नहीं लगता। नेक्स्ट, डीमर्ज्ड कंपनी रिजल्टेंट कंपनी को डीमर्जर स्कीम में एसेट ट्रांसफर कर रहा है, डीमर्ज कंपनी रिजल्टेंट कंपनी को डीमर्जर स्कीम में एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो जो डीमर्ज स्कीम में एसेट ट्रांसफर कर रिजल्टेंट कंपनी को, तो उस पे भी कैप गेन नहीं लगता, उसमें भी कैप गेन नहीं लगता। और यहाँ पे आपको याद होगा कॉस्ट भी बाइफरकेट करते हैं, कॉस्ट भी बाइफरकेट करते हैं, कुछ कॉस्ट रिजल्टेंट कंपनी का बन जाता है और उसमें से कुछ कॉस्ट डीमर्ज कंपनी का बनता है। कैसे, बेस्ड ऑन द नेट एसेट ट्रांसफर टू द रिजल्टेंट कंपनी डिवाइड बाय द टोटल एसेट ऑफ द डीमर्ज कंपनी। तो जितना परसेंटेज ऑफ एसेट ट्रांसफर हो उतना परसेंटेज कॉस्ट भी ट्रांसफर होता है, और कॉस्ट भी डीमर्ज कंपनी का माइनस हो जाता है। शेयर होल्डर मैंने आपको समझा दिया। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर इनटू शेयर्स एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है सर, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में क्या होता है, जो भी रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट टू द बैंक बाय मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ ट्रांसफर, इट्स एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। उसके अगेंस्ट में आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट मिलता है, लमसम मिलता है बैंक से टू अ सीनियर सिटीजन, वो 1043 में एग्जेम्प्ट होता है। बट बैंक फाइनली रिकवरी के टाइम पे जब आपका प्रॉपर्टी सेल करता है फॉर रिकवरिंग द लोन, तब कैपिटल गेन लग जाता है। प्रेफरेंस इनटू इक्विटी इज आल्सो एग्जेम्प्ट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी इज आल्सो एग्जेम्प्ट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर रिडीम होता है, ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, आरबीआई इशू करता है और रिडीम होता है, तो रिडेम्पशन पे जो ट्रांसफर माना जाता है उसको एग्जेम्प्ट माना जाता है। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो इंडियन कंपनी को हम ट्रांसफर कर, इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, उस पर भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक दिस टॉपिक एकदम फटाफट रिविजन,
बाकी आप लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। 2 टॉपिक बचा है, टैक्स रेट्स, ठीक है, टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन टैक्स रेट्स और एग्जेम्पशंस। ये 2 हम पढ़ेंगे ना, आपको पूरा का पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैपिटल गेन का टैक्स रेट्स और कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कैपिटल गेन का टैक्स रेट और कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो अलग वीडियो अपने अपने चैनल में बहुत जल्दी आने वाला है। फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि आने वाला वीडियो के लिए आप और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो सके। सर नेक्स्ट वीडियो कैप गेन्स पार्ट 1 पढ़े, नेक्स्ट अपने पार्ट 2 पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स का, जहाँ पे इंडेक्सेशन, जहाँ पे एग्जेम्पशन कवर होगा, कैप गेन टैक्स रेट्स कवर होगा। और अगर कोई मिसलेनियस सेक्शन जो आपका लिक्विडेशन सेक्शन नंबर 46 के ऊपर बाकी रह गया है, बाईबैक 115 QA या 46 से बाकी रह गया, वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे सर, ठीक है। और आपको एक और छोटा सा एक अमेंडमेंट बता देता हूं, 50C में आया था, 105 का 110 हो गया, वो तो आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सर 141 के पहले अगर अपने एसेट खरीदते हैं तो अपने FMV लेते, याद है? यहीं पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था कि स्टैम्प आपका अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमोल प्रॉपर्टी अगर आप 141 के पहले खरीदे हैं तो आप FMV लेते थे, बट गवर्नमेंट बोलता है अब वही FMV ना उस दिन का SDV से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू लो, बट वो SDV एज ऑन 141 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 141 शुड नॉट बी मोर देन SDV ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 141 इफ SDV इज अवेलेबल। ये केवल लैंड और बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने बोला। इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको पता ही है, करंट ईयर के लिए दिसंबर 21 तक एग्जाम के लिए 301 है, उसके बाद ये 317 हो चुका है, ठीक है। ओके 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 सर, आज पहला पार्ट वीडियो खत्म। थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्ट सीइंग दिस वीडियो। अगर आपने देखा होगा तो आई एम 100% श्योर आपका रिवीजन बहुत प्रॉपर हुआ। फटाफट कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वेट करो उसके लिए। सेकंड पार्ट जहाँ पूरा चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद अपने अदर सोर्सेज करेंगे, अपने क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, सारा का सारा रिविजन करेंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। एंड फटाफट रिवीजन करो अच्छे से, एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू अपलोड ऑल द रिवीजन वीडियोस एट द अर्लीस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।